इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370(35) की रेवोकेशन के भारतीय पार्लियामेंट के डिसीजन को अपहोल्ड किया और उन्होंने कहा कि वो ठीक डिसीजन था। इस वक्त जम्मू कश्मीर में ठीक ठाक खुशहाली के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, टेररिज्म में भी खातर खा कमी हो चुकी है। पाकिस्तान ने जवाब में वही जो उसकी मजबूरी है, जो रेटरिक है, उसने कहा जी हम तो यूएनओ के पास भी जाएंगे, इसके साथ साथ हम यूरोपियन यूनियन और इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है उसके पास भी जाएंगे। फिर नवाज शरीफ ने अभी 2-3 दिन पहले कहा कि भाई कारगिल की जंग एक बहुत बड़ी गलती थी जो इम्पोज की गई उनकी पॉलिटिकल पार्टी पे। फिर उन्होंने कहा कि भारत ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक किए बगैर कैसे आगे जा सकते हैं, और वैसे भी जो इस वक्त अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में वो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बातें सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। थर्ड ओपिनियन में बैरिस्टर हमीद बशानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बशानी साहब, मैंने सर कुछ तमहीद बांधी, मुझे आपकी किताब सर याद आई जब मैंने पाकिस्तान का ये बयान सुना जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भारत के फ़ैसले पे दिया जी कि हम वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें वहाँ पे हैं। तो आपकी किताब ने वाज़े किया हुआ है कि भाई वो करारदादें कितनी बोगस हैं और कितनी मीनिंगलेस हैं, मगर इसके बावजूद बशानी साहब क्यों अभी तक नैरेटिव करारदादों से बाहर नहीं निकल रहा? पहली बात यह है कि पाकिस्तान का ये जो रिएक्शन है इस पूरे डिसीजन पे या उसको लेके, तो जो उन्होंने उसका हवाला दिया है करारदादों का, ये सारा जो है बुनियादी तौर पे इसको अगर आप पूरे पर्सपेक्टिव में रख के देखें तो जब ये किस्सा शुरू हुआ था 5 अगस्त 2019 में, तो उसी वक्त जो है वो जाहिर है कि मुख्तलिफ लोगों ने हमारे समेत यहीं बैठ के ये कहा था कि ये पाकिस्तान का बहुत ही गलत किस्म का स्टैंड है। मसला इशू के सही या गलत होने का नहीं है, और ना इस बात पे है कि नरेंद्र मोदी साहब का जो है बतौर प्राइम मिनिस्टर ये डिसीजन दुरुस्त है या गलत है, ये एक अलग बहस है। चूँकि इस तरह के जो बहुत बड़े डिसीजन होते हैं उनके बारे में कई आराएं, कई ओपिनियंस होती हैं और कई तरह की शेड्स ऑफ ओपिनियन आ सकती हैं सामने कि ये सही नहीं, ये गलत है। इसमें कोई बुरी बात नहीं, ना ही कभी किसी ने ये तवक्को रखी कि पाकिस्तान से कभी कोई ये भूल के भी तवक्को रखेगा कि वो कोई इस तरह के किसी डिसीजन को रेक्टिफाई करेगा या उसको अप्रिशिएट करेगा। बेशक वो उस डिसीजन का हिस्सा रहा हो। उसकी वजह ये मैंने उस वक्त भी बताई थी और अब भी बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के अंदर जो उन्होंने नफ़रत और मुनाफ़िक़त का एक पूरा जो है वो तूफ़ान मचाया हुआ है, वो जो है उस पर वो काबू पा ही नहीं सकते कोई सच्ची बात करके। उन्होंने हमेशा जो है वो इंडिया से एक बात करनी है और अपने अवाम से दूसरी बात करनी है। तो यही वजह है कि उस वक्त 2019 में हमने ये कहा था कि भाई बहस ये नहीं कि इंडिया ने गलत किया या सही किया, बहस ये है कि पाकिस्तान जो कह रहा है वो टोटली गलत है। और पाकिस्तान ये कह रहा था कि जी ये इंडिया ने 370 जो है ये ख़त्म कर दिया, हम इसको नहीं मानते। वो 5 अगस्त 2019 से लेके, तो अगर आप उसको रिवर्स करें तो 5 अगस्त ही जो है रैंडमली 1957 की डेट तक लेके जाएं ईयर बाय ईयर, तो आपको हर साल पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा की किसी न किसी फ़ाइल में, पाकिस्तान के किसी पॉलिसी मेकर इदारे में, पाकिस्तान के किसी पॉलिटिकल डिबेट में या उनके किसी भी इस तरह के जो डिस्कशंस फोरम हैं उस पे आपको ये मिल जाएगा कि जनाब हम जो है वो भारत और कश्मीरियों के दरमियान जो ये दफ़ा 370 और 35 की अरेंजमेंट है इसको नहीं मानते। यानी इसको टोटल जो लफ्ज़ वो उन्होंने इस्तेमाल किया इतने साल, यानी आलमोस्ट लाइक 75 साल उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हम इसको मुस्तरद करते हैं। और उसकी वजह उन्होंने क्या बताई, उन्होंने कहा जी ये जो अरेंजमेंट है ये करके तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली जम्मू कश्मीर को इंडिया के साथ जो अलाइन किया है ये कश्मीरी अवाम के साथ धोखा है, और ये बुनियादी तौर पे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है उसने एक तरीके से जो है वो इंडिया के साथ कंप्रोमाइज़ किया है।
जिसके नतीजे में ये सारा काम हुआ। हालांकि उस वक्त भी और अब भी थोड़ा सा इसको अवाम के सामने क्लियर करना ज़रूरी है कि ये जो है अगर 370 ना भी होता तो फिर भी अरेंजमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनली जो पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर की इंडिया के साथ बन गई थी वो यही थी, चूँकि वो 370 से पहले महाराजा हरी सिंह ने, जो कश्मीर का असल वारिस और कश्मीर का हुक्मरान था उस वक्त, उसने जब ये लिख के दे दिया कि मैं इंडिया के साथ एक्सेशन करता हूँ और मंदरजा झेल पॉइंट्स जो हैं उन पे करता हूँ कि ये चीज़ें इंडिया चलाएगा, बाकी हम चलाएंगे और हमसे मुराद मैं हूँ और अगर मैं नहीं हूँ तो पीपल ऑफ कश्मीर है, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। उसके बाद शेख अब्दुल्ला जाके 370 बनाता है या नहीं बनाता, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उसी में यही लिखा हुआ है कि इंडिया ये मामला देखेगा, हम ये मामला देखेंगे और ये मायदा जो है इसमें कोई तब्दीली होगी तो पीपल ऑफ कश्मीर जो है उनको कंसल्ट किया जाएगा। एक परफेक्ट जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा हरी सिंह ने या किसी जो है वो भारत के किसी दानश्वर ने तैयार नहीं किया था। ये पहले अंग्रेज़ों ने पार्टीशन से बहुत पहले उन्होंने अपने ऑफिस में बैठ के ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स तैयार कर लिए थे हिफ्ज़ मात कदम के तौर पे कि जब हम बर्रे सगीर छोड़ेंगे तो मसलन कोई रियासत जो है वो एक्सेशन करना चाहती है इंडिया या पाकिस्तान के साथ, तो उनके पास साइनिंग डॉक्यूमेंट क्या होगा जो हमारे लिए भी काबिल कबूल होगा, चूँकि ज़ाहिर है उसमें अंग्रेज़ भी ज़िम्मेदार थे। तो इसलिए इन्होंने बजाय इसके कि इसको तस्लीम करें कि हमने जो है वो महाराजा हरी सिंह के पीठ में जो है छुरा घोंपा, उसके साथ पहले हमने इंस्ट्रूमेंट जो है वो साइन किया जिसको कहते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, और उसको ये कहा कि हम जनाब जो है वो तुम्हारी इस मौजूदा हैसियत को तस्लीम करते हैं। तो उसके बाद हमने उसकी पीठ में छुरा घोंपा और वहाँ पे कबायली दाखिल कर दिए, जिसके नतीजे में वहाँ पे जो खून खराबा हुआ, और उस खून खराबे को रोकने के लिए महाराजा हरी सिंह ने हिंदुस्तान से दरख्वास्त की कि आप हमारे अपनी फ़ौजें जो हैं वो यहाँ पे रखें, जिसके जवाब में ये इंडिया ने कहा कि हम ये फ़ौजें विदाउट एनी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन के नहीं रख सकते, इसलिए आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करें। तो यहाँ पे बात ख़त्म हो गई। उसके बाद इसी बात को उन्होंने फिर शेख अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, चूँकि शेख अब्दुल्ला ज़ाहिर है दो कौमी नज़रिया और इलाके पाकिस्तान और इस तरह की पॉलिटिक्स को, तफरकाबाजी को और रिलीजियस जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बनाने के लिए तैयार नहीं था। तो इसलिए उसको उन्होंने जो है वो कहा कि जी ये 370 उसकी है, और वो अगर 370 ना भी बनाता तो ये ऑलरेडी था वही। अब उस दिन से लेके पाकिस्तान कंटिन्यूसली एक भी ब्रेक के बगैर 370 के ख़िलाफ़ बातें करता रहा कि हम इसको नहीं मानते, अनटिल 5 अगस्त 2019 जब जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया जो इसका जो है रीऑर्गेनाइजेशन का कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस और 370 और 35, उस दिन से इन्होंने पीटना शुरू कर दिया कि जी हम जो है हमारी वायद शर्त ये है कि 370 बहाल होगा तो हम इंडिया से बात करेंगे। अब उस वक्त मैंने क्या कहा था कि मैंने कहा था जब आपने एक चीज़ 75 साल मानी नहीं तो उसको अब बहाल कराने का क्या मतलब हो गया, जिसका मतलब ये है ना कि आप जो है अपने अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको इश्तियाल अंगेज़ी में मुब्तला कर रहे हैं, और आप किसी भी पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस इशू के साथ अपने आप को एंगेज करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके नतीजे में आप देखें 2019 से 23 तक पाकिस्तान रिपीटेडली यही कहता रहा जी कि हम 370 बहाल होगा तो इंडिया से बात करेंगे। आज आके तो जब इंडियन कोर्ट ने, और ये सांस रोक के बैठे हुए थे कि जी इंडियन कोर्ट जो है इसके ख़िलाफ़ डिसीजन करेगा, पता नहीं ये उम्मीद उन्होंने किसने दिलाई थी, किस बुनियाद पे। हालांकि इस डिसीजन पे भी हम कोई 15-20 दफ़ा बात कर चुके हैं मुख्तलिफ मीडियाज़ पे कि इसकी कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, और ये जो डिसीजन जज ने किया इस पे भी आप मेरी ये बात सुन लें कि इससे आप हज़ार इख्तलाफ करें, चूँकि जैसा कि मैंने कहा कि इस तरह के जो पॉलिटिकल टची फीली किस्म के इश्यूज़ होते हैं उसमें ज़ाहिर है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक अंडरस्टैंडेबल बात है, लेकिन ये कहना कि इंडियन को कोर्ट जो है उसने किसी किस्म की कोई हुकूमत को रायत दी या किसी किस्म का कोई अनलॉफुल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल
या जिस तरह पाकिस्तान के कैंगरू कोर्ट जो है वो गुज़श्ता 7-10 सालों से काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। वो बेदाग किस्म का डिसीजन कोर्ट ने अपने लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में दिया। पॉलिटिकली जो है वो पीपल ऑफ कश्मीर या पाकिस्तान से कोई या बाहर से कोई ना माने, ये दूसरी बात है, लेकिन उस डिसीजन के अंदर आप कोई लीगल फला उस टाइप का इसलिए नहीं ढूंढ सकते कि ये जो सारी प्रोसीडिंग हुई ये ऑनलाइन उन्होंने इसको ओपन किया, आपने भी सुनी, सब ने सुनी बाकायदा जो है, और उसमें ये सब लोगों को खुल के आर्गूमेंट देने का मौका मिला। और इसमें ये बात पहले ही क्लियर हो गई थी। ये परसों किसी प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये पहले ही क्लियर था कि उन्होंने डिसीजन यही करना है, चूँकि इसमें कोई इस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ मुझे नज़र नहीं आती। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप तमाम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके, तो जो मैकेनिज़्म इस वक्त इंडिया में मौजूद है उसको पूरे तरीके से उन्होंने यूटिलाइज करके विदाउट एनी वायलेशन के ये डिसीजन लिया है। इसलिए आप जज पे किसी भी तरीके से जो है वो बदयांती या जानबदारी या किसी तरीके का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है जो उन्होंने स्टेट की बहाली की कर दी। तो ये भी ज़ाहिर है आपके चैनल पे ही कई दफ़ा ये डिस्कशन हुई, और ख़ुद जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जब 5 अगस्त 2019 को ये ऐलान किया था इस चीज़ का, ये रीऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें उन्होंने कहा था कि स्टेट को हम बहाल कर सकते हैं और हम देखेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। तो वो स्टेट जो है उन्होंने बहाल कर दी, चूँकि भारत के अंदर जो सिस्टम इस वक्त प्रीवेल कर रहा है वो सिस्टम ऑफ स्टेट्स है। भारत के अंदर कोई सूबे या ज़िले नहीं हैं, उस ज़िले भी हैं लेकिन मेरा उस तरह नहीं है, जो यूनिट फेडरेटिंग यूनिट्स जिनको आप कहते हैं वो स्टेट्स हैं। तो भारत को स्टेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर उसके पास 29 स्टेट्स हैं तो उसमें एक स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्यों स्टेट है। अब ये तो कोई मसला नहीं है उनके लिए। उसमें मसला ये था कि उस स्टेट को जो कुछ बना के पेश किया जा रहा था 370 और 35 की आड़ में, वो एक टेररिज्म का स्नेक पिट बना के इन्होंने जो है वो पेश कर दिया था इस कॉन्टेक्स्ट में। और मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये स्टेट होने पे तो भारत को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जो कश्मीरी सियासतदान हैं ये इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसलिए है कि एक तरफ तो ये पूरा दिन भारत को अपनी वफादारी का यकीन दिलाते रहते हैं, जिनको आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस कहते हैं, पूरा दिन कस्में खाते रहते हैं, उनसे लड़ते हैं मुख्तलिफ फोरम्स पे, पार्लियामेंट से लेके प्रेस तक, कि आपसे बड़े हम जो है वो हिंदुस्तानी हैं और आपसे ज़्यादा वफादार हैं और आपने हमें यहाँ चैलेंज कर दिया। और वहाँ एक तरफ एक इंडिया की वफादारी की कस्में खाते रहते हैं और फिर वापस कश्मीर में जाके तो कश्मीरियों को ये बताते हैं कि नहीं नहीं इंडिया के साथ तो हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी। यही वजह है कि 2019 को जो कुछ हुआ था, मैंने मेरे ख्याल में चंद एक लोगों में से एक था जिसमें मैंने ये कहा था कि इसमें कश्मीरी लीडरों की अंडरस्टैंडिंग है और ये सब भी ड्रामेबाजी कर रहे हैं एहतजाज की और गिरफ्तारियों की, जहाँ पे वो जाके तो बड़े बड़े मालात में और पैलेसेस में जो है लोग गिरफ्तार नहीं होते जिस तरह वो होना चाहते हैं। और ये ड्रामा इसलिए कर रहे हैं कि वो इसमें फंस गए कि एक तरफ हिंदुस्तान की वफादारी और उसके जवाब में कश्मीरियों की वफादारी मांगते हैं, या कश्मीरियों की वफादारी की बारगेन जो है वो इंडिया के साथ करते हैं, तो वो उस चक्कर में फंस गए। तो अब उनको जो है ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा कि उन्होंने खुद जाके जो है गवर्नर को कहा कि माई बाप आप हमें अरेस्ट कर लें, ताकि अवाम ऐसा ना हो कि हमें घरों से पकड़ पकड़ के जूते मारें या हमें जो है वो किसी और इस तरह की उसमें फंस जाएं। तो इसलिए आप हमें गिरफ्तार कर लें ताकि हमारी इज्जत बच जाए। और मैंने कहा था कि ये गुपगार डिसीजन, ये सारे ड्रामे, इन्होंने कोई एहतजाज नहीं करना। और आप देख लें कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे इत्फाक किया और वो ये जो रीऑर्गेनाइजेशन हुई है, लिमिटेशन, दोबारा सीटें बनी, ये पंचायतों के इलेक्शन हुए, सारे प्रोसेस में उन्होंने तावन किया बीजेपी के साथ। और अब भी आप ये बात मेरी बिल्कुल रिकॉर्ड पे रख लें कि ये पूरी कुव्वत से इलेक्शन लड़ेंगे और जो कुछ भी अपने हिस्से का टुकड़ा
उनको मिलेगा, वो लेट के आराम से लेके खाएंगे और अवाम को ये कहेंगे कि नहीं जी नहीं, हम तो जो है आपके हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और असल प्रॉब्लम ये है, इसमें प्रॉब्लम ना अवाम है ना जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ये जो बीच में लोग खड़े हैं और जो इसको बारगेनिंग चिप्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं उस तरफ, और इस तरफ ये प्रॉब्लम जो था, ये अब इसको आप जो है ना वो एक तरीके से टीथलेस कह सकते हैं कि अब इसका कोई मकसद नहीं रहा। यानी ये 2019 के बाद जिस तरह की इन्होंने हरकत सकनात की हैं, जिस तरह की इन्होंने पोजीशन इख्तियार की है, अब ये ना जो इधर के रहे और ना उधर के रहे, ना खदाई मिला ना वसाले सनम वाली बात है। अब ये यूनाइटेड नेशन में कौन सी इकरा जाके कहेंगे यूनाइटेड नेशन को कि आपने आज से 50 साल पहले एक करारदाद पास की थी कि जी इंडिया और पाकिस्तान अपने ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कोई तब्दीली नहीं कर सकते। तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। पहली बात यह है कि यूनाइटेड नेशन से पूछेगी कि आप 50 साल थे कहाँ पे, और जब ये करारदाद पास हुई थी तो उसके बाद अगले महीने में जब दूसरी इजलास हुआ और उसमें ये नई करारदाद पास हुई तो उस वक्त आपने ये इशू क्यों नहीं उठाया, नंबर 1। और नंबर 2 जो है वो ये जो डिसीजन हुआ है ये एक प्रोसेस में हुआ है, और इसको किसी भी तरीके से आप जो है वो कोई इलीगल डिसीजन नहीं कह सकते कि इसमें कोई इंटरनेशनल इदारा आके इंडिया को बताए कि आपने यहाँ पे वायलेशन कर दी। जैसा कि मैंने कहा, टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप उसको देखेंगे तो वो रूल्स की को उन्होंने मुकम्मल तौर पे फॉलो किया है। पॉलिटिकली यस आप उसको अपोज कर सकते हैं, और वो खुद भारत के अंदर बेशुमार लोग हैं जो पॉलिटिकली उस ये कहते हैं कि नहीं जी ये गलत हो गया, ऐसे नहीं, ऐसे हो जाना चाहिए था। लेकिन नटशेल में मैं इसको कंक्लूड करता हूँ कि 370 और 35 के बगैर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो कि कश्मीरी अवाम की अब एक तरह की आखिरी ख्वाहिश बन गई थी, चूँकि वो अब जो है भागते चोर की लंगूटी वाला मामला हो गया था, उनके लिए ये आप समझ लें कि एक रे ऑफ होप आ गई कि चलें जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, अदालत का वो सईदे दे रहे होंगे कि उसने कम से कम हमारी ये इज़्ज़त रख ली कि जी तो स्टेट बहाल हो गई, अब वो इसी पे गुजारा करेंगे। आगे जाके सिचुएशन क्या बनती है ये जो है कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन इसमें ये बात बहरहाल गलत है कि पाकिस्तान की तरफ से जो पोजीशन इख्तियार की जा रही है वो सबूटाजिंग है हर मामले में, हर मामले में। हालांकि कोर्ट ये भी डिसीजन कर सकता था, जिस तरह उसने ये किया कि लद्दाख यूनियन टेरिटोरी रहेगी, वो ये भी डिसीजन कर सकता था कि हम स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को एज इट इज़ बहाल नहीं करते, जम्मू को हम अलग स्टेट बना देते हैं, कश्मीर को अलग बना देते हैं, या जम्मू कश्मीर की को यूनियन टेरिटोरी बना देते हैं जिस तरह लद्दाख को बनाया है। लेकिन उन्होंने कश्मीरी अवाम के जो भी लोकल सेंटीमेंट हैं, जिस तरह का वो अरेंजमेंट चाहते हैं उसके मुताबिक उन्होंने एक डिसीजन किया। इलेक्शन के लिए उन्होंने बाकायदा हुक्म दे दिया, फंडामेंटल राइट्स की बहाली की बात हो गई। और यही जो है पहले दिन से हम कह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो इन प्लेस होना चाहिए, और वो फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो जिसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ किया जाए, लोग उसको तस्लीम करें, लोगों के फंडामेंटल राइट्स बहाल किए जाएं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ थाट और ये चीज़ें जो है प्रोटेक्ट की जाएं। तो फिर जो है वो ये इकदाम सारा जो है ये किसी भी तरीके से कोई इस पर तनकीद करता है तो वो फिर एक पॉलिटिकल ओपिनियन रह जाती है, जो दुनिया के हर किसी मसले पे लोगों की जो है वो पॉलिटिकल ओपिनियन है। ख़ुद भारत के अंदर भारत में निज़ाम हुकूमत क्या होना चाहिए, वहाँ पे जो है वो किस तरह का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हो, इस पर जो है वो हज़ारों करोड़ों की तादाद में लोग तकसीम हैं। कोई सोशलिस्ट भारत की बात कर रहा है, कोई कम्युनिस्ट भारत की बात कर रहा है, कोई किसी तरीके से अपना निज़ाम वो कर रहा है। तो इस पे जो है वो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए एज़ लॉन्ग एज़ कि लोगों को उनके बुनियादी जमहूरी हकूक़ जो हैं वो लुटाए जाएं और वो अपने बारे में डिसीजन करने के मजाज हों। जी बिशानी साहब, आपने बहुत तफसील के साथ इस सारे इशू के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे रोशनी डाली। देखिए, अगस्त 5, 2019 के हवाले से मुझे याद है आपने
अपने ही शो थर्ड ओपिनियन में बिल्कुल कहा कि ये कश्मीरी लीडर ये जो बातें कर रहे हैं गिरफ्तारी की, ये सब ड्रामे हैं, ये अपने फेस सेविंग की बातें कर रहे हैं। और अभी जो कुछ कोर्ट ने किया, ये भी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ये उनके लिए साई ऑफ रिलीफ की बात है कि चलिए ये भी अच्छा हो गया कि जो चीज़ें हम नहीं कर सकते वो कोर्ट के वर्डिक्ट से सामने आ गई हैं। अच्छा, फिर एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है बशानी साहब, इवन 5 अगस्त 2019 को और उसके फ़ौरन बाद हमने कोई वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट नहीं देखे जम्मू कश्मीर में। लोग जैसे मुंतज़र थे कि ये होना ही चाहिए, और फिर इस बात के मुंतज़र थे कि अब देखेंगे आगे क्या होता है। फिर आगे हमने इन 4 सालों में देखा कि लोगों ने कहा कि उनकी तो तकदीरें बदल रही हैं, चूँकि इन सियासी लीडरों की वजह से जो जम्मू कश्मीर के थे उनके यहाँ खातर ख्वाह डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, बेपनाह करप्शन थी। फिर हमने 4 सालों में देखा बेपनाह डेवलपमेंट हुई, करप्शन पे काफ़ी काबू पाया गया। तो अब लोग तो शायद, मुझे जो जम्मू कश्मीर से इतलात मिलती हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे बताते रहते हैं, वहाँ पे तो ये जैसे बहस ही ख़त्म हो गई। वो तो एक मौका ढूंढ रहे थे कि भारत का इंटेग्रल पार्ट तो थे ही थे, मगर हम अब मुकम्मल तौर पर भारतीय ही कहलाए जाएं। और जो इतलात बशानी साहब वहाँ से आ रही हैं और जो हकायक और शवाहिद भी बताते हैं, आप देख लीजिए इन 4 सालों में कितने सब वहाँ पे वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए। और इवन सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन पे निगाहें अवाम की कितनी लगी हुई थी। मैं आपको दावे से कहता हूँ, अवाम को जैसे पता भी नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, सिवाय चंद एक्टिविस्टों के या पॉलिटिशियंस के। और जब डिसीजन सामने आता है तो बशानी साहब, मैंने तो कोई 50 लोगों का प्रोटेस्ट भी नहीं देखा। उधर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर है, वो बेचारे हसरत की निगाह से देख रहे हैं। यानी वो सरहद के उस पार देखते हैं, पानी भी बड़ा अच्छा मिल रहा है वहाँ पे, डेमोक्रेसी भी चल रही है, पंचायती इलेक्शन भी हुए और अब फिर से स्टेटहुड के इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, और पुल बन रहे हैं, अस्पताल हैं, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही है। बशानी साहब, मैं फरवरी में दिल्ली में था तो मैंने कश्मीर जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। कुछ दोस्तों ने, उन्होंने कहा कि आपके लिए परमिशन दिलवा देंगे। सर, होटल नहीं मिला, तो मैं इस वजह से नहीं जा सका। इतने बुक थे होटल। और आज भी मुझे जो इतलात मिलती हैं कि टूरिज़्म वहाँ पे अपनी इंतहाओं को छू रही है। और इधर आपको पता ही है जो आपकी तरफ का कश्मीर है, क्या हालत है वहाँ पे। तो सर, ये जो मतलब वहाँ तो कुछ नहीं प्रोटेस्ट हुए, वहाँ तो खुशी का इजहार ही हुआ है। यहाँ पे क्या सूरत हाल है, क्या इतलात हैं आपकी? आप तो जुड़े रहते हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर के इलाकों में, वहाँ पे इस सारे मसले को या ओवरऑल सिचुएशन को कैसे देखा जा रहा है? देखें जी, इस तरफ तो वही जो एक पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टैंड है, उसके जो असरात हैं और जो उन्होंने कह दिया, और जो कि बिल्कुल जो है वो हर एतबार से, यानी एक आप उसको इल्मी एतबार से देखें, अखलाकी एतबार से देखें, हर एतबार से एक बहुत बड़ा झूठ का पलंदा। यानी उनको इतना भी सलीका नहीं है कि किसी अदालत के डिसीजन पे क्रिटिसिज्म कैसे किया जाता है। वो जी गैर कानूनी डिसीजन है, बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी। कौन सा बैनुल अक़वामी कानून की? भाई हमें भी ज़रा बताएं। दुनिया का हर कानून जो है उसका कोई आर्टिकल, कोई दफ़ा, कोई सेक्शन, कोई चीज़ होती है ना, तो आप कोट करते हैं। मसलन यूनाइटेड नेशन के चार्टर 99 के तहत ये अभी सेक्रेटरी जनरल ने करारदाद पास की, पेश की, जिसको अमेरिका ने जो है वो वीटो किया। तो ये मैंने एक रेफरेंस दिया कि ये आर्टिकल है, ये कानून है। इस तरह एक रेफरेंस दो भाई, कौन से कानून है बैनुल अक़वामी जो ये कहता है कि कोई मुल्क अपने अंदरूनी मामलात में अगर वो कोई स्टेट को टेरिटोरी बना रहा है और फिर डिसीजन आ जाता है एक सुप्रीम कोर्ट के जज का कि नहीं जी आप इसको टेरिटोरी के बजाय स्टेट ही रहने दें, तो इसमें कौन सा बैनुल अक़वामी ऐसा कानून है जिसको आप जो है वो इवोक करेंगे? तो बुनियादी तौर पे यहाँ से तो झूठ का 2 चीज़ें हैं। एक झूठ का पलंदा जिसके पीछे नफ़रत, जहालत और गुमराही 3 लफ्ज़ खड़े हैं, और दूसरा जो है वो ये जहादी जिसको वो कहते हैं इस्लामिस्ट, ये भी ज़ाहिर है बुनियादी तौर पे नफ़रत अंगेज़ एक एजेंडा है। उनका रिएक्शन है, चूँकि उनका सीधा सीधा स्टेटमेंट ये है कि इंडिया का कोई इदारा या कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमारे हक में डिसीजन कर ही नहीं सकता।
यानी ये उन्होंने खुद ही तय किया हुआ है। और मेरे ख्याल में ये खुद उन्होंने तय भी इसी बुनियाद पे अपने प्रोफाइल और पोर्टफोलियो को देकर ही तय किया होगा, क्योंकि उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि जज के सामने इशू क्या है। जज के सामने इशू नहीं है भाई आप क्या सोचते हैं या आपकी ख्वाहिशात क्या हैं। जज के सामने इशू ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पेसिफिक डेट में एक इस प्रोसेस में जो डिसीजन किया, क्या इसके अंदर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अनलॉफुल प्रोसीडिंग है तो हम उसको रेक्टिफाई करें, और अगर नहीं है तो वो उसको रेक्टिफाई करेंगे कि नहीं जी ये बिल्कुल दुरुस्त है जिस तरह के उन्होंने कहा। जिस चीज़ में उन्होंने महसूस किया कि इसको इस तरह होना चाहिए उसका भी उन्होंने कह दिया। आप देखें इससे ज़्यादा एक डिसीजन उन्होंने किया 370 और 35 की शक्ल में उन्होंने भारतीय पार्लियामेंट और आवाम को एक बहुत बड़ा समझ लेंगे तोहफा, चूँकि वो एक बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है कि ये पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होके तो वहाँ से एक पास हुआ मसला था 370 और 35 का, तो उसको उन्होंने रेक्टिफाई करके तो पूरी पॉपुलेशन को मुतमय्यन कर दिया। दूसरी तरफ से कश्मीर के अंदर जो स्टेटहुड का एक मसला था कि जी हमारी जम्मू कश्मीर रियासत ख़त्म हो गई, ये जी हिस्टोरिकल थी, ये क्यों ख़त्म हुई, ये सारा उसको भी उन्होंने एड्रेस कर दिया। तो इसके अलावा अगर वो सुप्रीम कोर्ट है तो कोई किंगरो कोर्ट तो है नहीं ना, जिस तरह के पाकिस्तान में एक दिन आप डिसीजन करते हैं कि ये सियासतदान दुनिया का सबसे बड़ा चोर है और दूसरे दिन उसी कोर्ट उसी बेंच में बैठ के आप डिसीजन करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरो है और ये तो बिल्कुल अल्लाह की तरफ से कोई मुंतखब शुदा आदमी है। तो यहाँ का रद्द अमल इस तरह की मेंटालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। लोग समझते हैं कि दुनिया भर के कोर्ट जो हैं वो इस तरह के मामलात पे ख्वाहिशात के मुताबिक डिसीजन करते हैं, विच इज़ नॉट द केस। कोर्ट्स के आगे केस क्या है, वहाँ सवाल क्या है और उसका उसने किस तरह एड्रेस करना है, ये प्रोसेस ही जो है वो कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा। अवाम में नफरत फैला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में इस वक्त ये इशू ही नहीं है। एक ऐसे खिते में जहाँ पे आटा और रोटी जो कि बुनियादी तौर पे 19वीं सदी का एक मसला है, और 19वीं सदी का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बहुत ही पुराना जिसको बेशतर दुनिया ने एड्रेस कर दिया है, अभी तक वो उनका सबसे बड़ा ज़िंदगी और मौत का मसला है, जहाँ पे मेडिसन, जहाँ पे हॉस्पिटल, जहाँ पे स्कूल, जहाँ पे ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो आपकी पहुँच से इतनी दूर हैं, तो वहाँ पे बैठ के तो आप लोगों को मशवरे देते हैं दूसरी तरफ के जनाब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन नहीं वो डिसीजन करना चाहिए था, तो हम नहीं मानते। इस वक्त तक जो है हम नहीं मानते वाला कोई आवाज़ मैंने उस तरफ से नहीं सुनी जम्मू कश्मीर की तरफ से, लेकिन इस तरफ से जो मैंने सुनी है कुछ फंडामेंटलिस्ट या इस तरह की कुफ्तें जो हर चीज़ पे ज़ाहिर है इंडिया बैशिंग का उनको और आवाम में नफरत फैलाने का मौका चाहिए होता है। आखिर में कुछ कमेंट्री मियां नवाज शरीफ की उस स्टेटमेंट के हवाले से मुझे तो ज़ाती तौर पर बड़ी खुशाइंद बात लगी जो उन्होंने कहा कि भाई हमसायों के साथ अच्छे तल्लुकात रखे बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने तनकीद की पाकिस्तान मिलिट्री की क़यादत पे, ख़ास तौर पर गुज़िश्ता क़यादत पे। उन्होंने कहा कि कारगिल जब हम हालात बेहतर कर रहे थे, वाजपेयी साहब और मोदी साहब भी पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे थे, उन्होंने बिल्कुल यही लफ्ज़ बरते जो मैं कह रहा हूँ, और उन्होंने कहा कि कारगिल हम पे इम्पोज़ कर दी गई। तो इस स्टेटमेंट के हवाले से आप क्या तबसरा करेंगे, और इस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्या पाकिस्तान में कोई फ्यूचर पीस का पाकिस्तान की तरफ से निकलता नज़र आता है? देखें जी, ये नवाज शरीफ की तरफ से बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट इन मानों में भी है कि इस दफ़ा नवाज शरीफ साहब जब वापस आए तो उनमें वो उस तरह का जोश व खरोश इंडिया के साथ जो ताल्लुकात के हवाले से और तजारत के हवाले से और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इंडिया के साथ करने के हवाले से वो जोश नहीं था जो पिछले इलेक्शन में था। इस पे मैंने लास्ट वीक पाकिस्तान के नेशनल अखबारात में आर्टिकल भी लिखा है एग्जैक्टली इसी मौजू पे, और वो मैंने इसलिए मैं उसमें मैंने ये लिखा था कि पाकिस्तान के जो ताकतवर तबकात हैं उन्होंने नवाज शरीफ को मना कर दिया था कि आप ये जो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बात कर रहे हैं इसमें आप बहुत ज़्यादा तेज़ी और बेसब्री का मुजाहरा कर रहे हैं। ताल्लुकात हम भी ठीक करेंगे लेकिन ये प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप में होगा।
ये उन्होंने उस वक्त नवाज शरीफ को कहा था। तो मैंने ये कहा था कि ऐसा ना हो कि नवाज शरीफ इस दफ़ा जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर में आके तो अपना जो स्टैंड है उससे हट जाएं। तो उसके बाद फिर ये जो स्टेटमेंट आई है ये डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जिसका मतलब ये है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त पॉलिसी यही है कि जो वजारत ख़ारजा से मुतल्लक जितने मामलात हैं और उसमें नंबर 1 मामला जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात है या अफ़गानिस्तान के साथ भी, अब उसको अब जोड़ लें, तो उसमें जो है वो सियासतदान कोई राय ना दें और किसी किस्म की मदाखलत ना करें, क्योंकि उसको वो अपने मिलिटरी डोमेन के अंदर का मसला क्लियर करना चाहते हैं। तो अगर नवाज शरीफ ने ये जोर दे दिया कि किसी किस्म की भी तरक्की के लिए या खुशहाली के लिए ये जो है नेबर के साथ ताल्लुक लाजम है, तो मैं समझता हूँ कि इसका काफ़ी एक इम्पॉर्टेंस है, स्पेशली जब ये समझा जा रहा है कि नेक्स्ट हुकूमत नवाज शरीफ ही बनाएंगे। ये वाकई एक अहम स्टेटमेंट है और देखते हैं पशानी साहब, आप भी और हम भी और हमारे व्यूअर्स भी, कि अगर नवाज शरीफ हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं, चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो फिर उसके बाद अमली तौर पर भी क्या वो इस काबिल बन सकेंगे कि जो वो बातें कर रहे हैं उस पर वो चल भी सकें, क्योंकि पाकिस्तान की बेहतरी और उस रीजन की बेहतरी तो इसी में ही है जो नवाज शरीफ ने बात की, लेकिन प्रैक्टिकली बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता जो पाकिस्तान की बेहतरी भी करे और रीजन की बेहतरी भी करे। तो बहुत बहुत शुक्रिया बशानी साहब बातचीत करने का। थैंक यू जनाब, थैंक यू। व्यूज़ बातचीत सुन रहे थे आप बैरिस्टर हमीद बशानी साहब की, उनके शो थर्ड ओपिनियन में। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी चैनल पर डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप टैग टीवी की ऐप्स एंड्रॉयड, एप्पल, अमेज़ॉन और रॉको पर डाउनलोड करके हमारे न्यूज़, व्यूज़ और एंटरटेनमेंट 24/7 वॉच कर सकते हैं। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.